इसके जस्ट पहले वाले वीडियो एपिसोड 2 में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख पुत्र का मर जाना बेहतर है। वैसे पुत्र का जन्म से कोई लाभ नहीं जो न तो विद्वान हो और न ही ईश्वर का भक्त हो। और यह भी कहते हैं कि उस गाय का क्या करना जो न तो दूध देती है और न ही गाभिन होती है अर्थात गर्भवती होती है। क्या यह सीधे सीधे इशारा बूचड़ खाना की तरफ तो नहीं था? यदि दूसरा एपिसोड आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद दूसरे एपिसोड को आप देख लीजिएगा। ये पूरा सीरीज देखने के बाद आप जान पाएंगे कि चाणक्य नीति कितना सार्थक और कितना निरर्थक है। आइए चाणक्य नीति के कुछ और श्लोकों पे बात करते हैं। चैप्टर नंबर 2 के श्लोक नंबर 1 को देखिए। यहाँ आचार्य चाणक्य स्त्रियों के स्वभाव पर टिप्पणी करते हुए यह कह रहे हैं कि झूठ बोलना, साहस, छल कपट, मूर्खता, अत्यंत लोभ, अपवित्रता और निर्दयता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। यहाँ स्त्रियों को अत्यंत लोभी, झूठ बोलने वाली, अपवित्र और निर्दयी कहा गया है। आखिर क्या वजह रही होगी कि महिलाओं के प्रति आचार्य चाणक्य इस प्रकार की बातें कह रहे हैं? प्राचीन काल में राजाओं और मंत्रियों को बर्बाद करने का सबसे अच्छा उपाय क्या होता था कि उसे हनी ट्रैप में फंसा लिया जाए। और कोई भी स्त्रियां जब किसी पुरुषों को हनी ट्रैप का शिकार बनाती है तो वे झूठ बोलती हैं, छल कपट से भरी होती है और उसके पास प्रेम नहीं, भीतर से निर्दयता भरी होती है। इसीलिए चाणक्य राजा महाराजा एवं अपने शिष्यों को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अंधे प्यार और मोह आकर्षण में मत फंसना, किसी भी स्त्री पर आंख मूंद कर विश्वास मत करना। और फिर वे साफ शब्दों में लिखते हैं कि स्त्रियां झूठी होती, निर्दयी होती, अत्यंत लोभी होती, छल कपट एवं प्रपंच से भरी होती। अगर इसे और दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो महिलाओं के पास संपत्ति का अधिकार नहीं होता था। महिलाएं स्वयं की एवं बच्चों की देखभाल करते थे। उस समय महिलाएं अभी की तुलना में काफी कमजोर हुआ करते थे और महिलाएं स्वाभाविक रूप से बायोलॉजिकली भी पुरुषों की तुलना में कमजोर होती। और जब बाहरी आक्रमणकारी राज के भीतर प्रवेश कर जाते थे और गांव मोहल्ले पर धावा बोलते थे तो महिलाएं बच्चों की रक्षा एवं स्वयं की रक्षा के लिए झूठ का सहारा लेते थे, उन आक्रमणकारियों को मैनिपुलेट करते थे। इसलिए इस श्लोक के पक्ष में गहराई से सोचा जाए तो बात तो यही समझ में आता कि आचार्य चाणक्य एवं उनके राजा जब दूसरे राज्य में प्रवेश करते होंगे तो महिलाओं से उन्हें सबसे बड़ा खतरा नजर आता होगा। महिलाएं उन्हें कई मौकों पर मैनिपुलेट कर देती होगी। मुझे लगता है यही सब सबक के कारण आचार्य चाणक्य ने अपने नीति में कहा कि महिलाओं पे भरोसा मत करना क्योंकि वे झूठी होती, वे लोभी होती, छल प्रपंच से भरी होती। परंतु यहाँ सोचने वाली बात है कि अगर इस प्रकार की स्थिति भी बनी होगी तो यहाँ पे कहा गया है ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष है। स्वाभाविक दोष का मतलब वह दोष जो बाई नेचर हो। क्या आपको यह बात सही लगता कि महिलाएं अपवित्र, निर्दयी और झूठ बोलने में माहिर होती? अगर इस श्लोक को साइंटिफिक दृष्टि से भी देखते हैं तो महिलाओं में ऑक्सीटोसिन हार्मोन पुरुषों की तुलना में अधिक होता। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को द केयर एंड बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं, अर्थात महिलाओं में संवेदना अधिक होती। यहाँ ऑक्सीटोसिन हार्मोन अधिक होने का मतलब यही हुआ कि महिलाएं पुरुष के तुलना में अधिक संवेदनशील होती। उन्हें जन्मजात निर्दयी कह देना न्यूरो साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस के विरुद्ध है या नहीं है? MRI स्कैन से पता चलता है कि महिलाओं के दिमाग का मिरर न्यूरॉन सिस्टम पुरुषों की तुलना में अत्यधिक एक्टिव होता। महिलाएं दूसरों का दर्द पुरुषों की तुलना में अधिक तीव्र गति से महसूस करती हैं। इसलिए स्त्रियों को निर्दयी कह देना बायोलॉजिकल साइंस के खिलाफ है। साइकोलॉजी भी यह मानती है कि व्यक्ति के भीतर जो अवगुण है, जो बुराइयां हैं, वे लिंग से डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। ये उसके पर्सनालिटी से तय होता है, जेंडर से नहीं। क्राइम डाटा भी ये कहता है 85 से 90% हिंसक अपराध पुरुषों के द्वारा किए जाते न कि महिलाओं के द्वारा। और हिंसक अपराध कौन करेगा? जो भीतर से निर्दयी होगा। जेलों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? अगर महिला अधिक निर्दयी होती, छली प्रपंची, कपटी होती तो जेल महिलाओं से भरा होता न कि पुरुषों से। आचार्य चाणक्य अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस को वे जनरलाइज कर दिए हैं। वे कुछ घटना के आधार पर पूरी नारी जाति पर इस प्रकार अपमानजनक शब्दों का ठप्पा लगा दिए हैं और उसे नीतिगत रूप दिया गया है। चाणक्य नीति के एक और श्लोक पे बात करते हैं। आचार्य चाणक्य विवाह के संदर्भ में रूप और कुल में श्रेष्ठता कुल को देते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह रूपवती न होने पर भी कुलीन कन्या से विवाह कर ले, किंतु नीच कुल की कन्या यदि रूपवती तथा सुशील भी हो तो उससे विवाह न करे, क्योंकि विवाह समान कुल में ही करना चाहिए। इस श्लोक में ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि नीच कुल की कन्या यदि रूपवती हो और सुशील भी हो तो उससे विवाह नहीं करें, किंतु उच्च कुल की कन्या
यदि रूपवती नहीं होने पर भी व्यक्ति को उससे विवाह कर लेना चाहिए। क्या आप इस बात से एग्री हैं? आइए इस श्लोक को और गहराई से समझते हैं। आखिर आचार्य चाणक्य ऐसा क्यों कह रहे हैं? शायद वे ये कहना चाह रहे हैं कि जो नीच कुल की कन्या होंगे उनके समाज परिवार के आचरण भी बुरे होंगे। नीच कुल का मतलब क्या हुआ? जिस समाज का, जिस परिवार का सामाजिक आचरण ठीक नहीं हो, जिसमें चोरी, बेईमानी, मदिरा पान, फूक फूक, गांजा फूक, इस प्रकार के दुर्गुणों से जो समाहित समाज होगा उसी समाज को तो नीच कहेंगे। जो कुछ पैसों के लिए अपने शरीर का सौदा कर देता हो इसी समाज को तो नीच कहेंगे। और जब कोई बच्चा इस प्रकार के बुरे संस्कार वाले समाज में पैदा होता है तो बच्चा केवल अपने माँ बाप का बायोलॉजिकल जीन लेके नहीं आता है, उसके परिवार समाज में जो संस्कार सिखाई जाती है वह संस्कार उस व्यक्ति का व्यक्तित्व बन जाता है। इसलिए आचार्य चाणक्य यहाँ पर सचेत करते हैं और कहते हैं कि वैसी कन्या से विवाह मत करना। कैसी कन्या से विवाह मत करना? जो बुरे संस्कार कुल की हो। यदि रूपवती हो फिर भी मत करना। साइकोलॉजी में एक शब्द है हेलो इफेक्ट, मतलब जब हम किसी सुंदर इंसान को देखते हैं तो हमारा दिमाग मान लेता है कि यह इंसान भीतर से भी अच्छा होगा और ऐसा भ्रम उत्पन्न हो जाता कि वह इंसान भीतर से नेक होगा, समझदार होगा और एक सच्चा इंसान होगा। परंतु जिस व्यक्ति का हेलो इफेक्ट ज्यादा है, जो प्रथम बार देखने में ज्यादा आकर्षित लगे, जब उसके साथ कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल बिताते हैं तो उसका वास्तविक चरित्र सामने आने लगता है। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं, इसलिए केवल रूपवती होने पर मत जाना, क्योंकि उस कन्या के साथ जिससे आप विवाह करना चाहते हैं वह आपका पूरा जीवन का लाइफ पार्टनर होंगे। यदि वे बुरे संस्कार की है तो श्रेष्ठ कुल के जो लड़के हैं, उनके परिवार हैं, उनका तो बाजा बज जाएगा। उसके परिवार में हमेशा क्लेश और कोहराम मचा रहेगा। और यहाँ तक कि जो संतान पैदा होंगे, यदि बुरे संस्कार की उसकी माता है तो बच्चों पे सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता? सबसे अधिक प्रभाव बच्चों पे उसकी माँ का ही पड़ता है। इसीलिए आचार्य चाणक्य जो श्रेष्ठ कुल के लोग हैं उन्हें सचेत करते हैं और कहते हैं कि नीच कुल की कन्या से विवाह मत करना। आपको क्या लगता, यहाँ पर चाणक्य सही है या फिर गलत? यदि इन आधारों पे वे कहते हैं कि समान कुल में ही विवाह करना, यदि बुरे संस्कार को केंद्रीकृत करके अगर उनकी यह धारणा है कि समान कुल में ही विवाह होना चाहिए तो ये कुछ हद तक सही है, परंतु वे बहुत बड़ी एक भूल कर देते हैं। उनकी यह नीति जातिवाद को मजबूत कर देती है। यह एक प्रकार का समाज का बंटवारा है। तो बोलिए कैसे? जो बुरे आचरण वाले लोग होते हैं वे कुल के आधार पे नहीं होते हैं। श्रेष्ठ परिवार समाज के बच्चे भी चोर, बेईमान, आतंकवादी और देशद्रोही बन जाता है। उच्च कुल के उच्च परिवार के बच्चे भी दुर्व्यसन और नीच आचरण में लिप्त रहता है। केवल नीचा कुल कह करके किसी एक विशिष्ट कुल को सुरक्षित कर देना और इस प्रकार से सामाजिक विभाजन कर देना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कितनी महिलाएं आजकल युवा को बर्बाद कर रही है। कितनी महिलाएं विवाह होने के बाद अपने पति को मौत के घाट उतार दे रही है। कभी सेल्फी के बहाने तो कभी घूमने जाने के बहाने अपने पति को खाइयों में ढकेल दे रही है। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे कारनामे करने वाली महिलाएं नीच कुल से है। इसलिए बुरा संस्कार वाले लोग किसी भी समाज, किसी भी परिवार में हो सकता है। और कुछ ऐसे भी महिलाएं हैं जिनका कुल, परिवार, समाज कोई खास और अच्छे बैकग्राउंड से नहीं था। वो निम्न तबके, निम्न समाज के लोग ही थे, परंतु उनकी कन्या, उनकी बेटियां राष्ट्र, समाज एवं अपने गृहस्थ जीवन में भी बहुत ही उच्च कोटि का भूमिका निभाई है। मैं उन महिलाओं का नाम नहीं लेना चाहूंगा, नहीं तो मेरे इस लेक्चर से भी जातिवाद और वर्ग विभाजन का रूप दिखाई पड़ेगा। और मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि किसी फेमस महिला का नाम लेकर मैं यह कह दूं कि वे निम्न कोटि से थे। इसलिए बुरा भला संस्कार किसी भी समाज, किसी भी परिवार कहीं भी पनप सकता है। बाकी आप इन दोनों श्लोकों पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए। ये था तीसरा वीडियो। यदि आपने दूसरा और पहले वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन एक जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि प्रत्येक संडे को मैं एक सेशन चलाता हूं जिसमें ध्यान विधि, ज्ञान विधि एवं आत्म अनुसंधान विधि सिखाई जाती है। ध्यान विधि में मेडिटेशन करने के तरीके बताए जाते हैं। ज्ञान विधि में महापुरुषों की रहनी, उनका लाइफ स्टाइल और वे संघर्ष के समय, संकट के समय किस प्रकार का मेंटल स्टेटस रखते थे और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते थे, तथा श्रीमद् भागवत गीता, कबीरदास जी इत्यादि से संबंधित सभी प्रकार के ज्ञान पे बात की जाती है। आत्म अनुसंधान विधि में आपके भीतर जो कमियां हैं उसे पहचान कर आपको यह तरीका बताया जाता है कि आपकी कमियां कैसे कम होगी। जैसे इन तीनों विधियों को आप फॉलो करते हैं, कुछ ही महीनों में आप यह महसूस करने लगते हैं कि आपके भीतर की कमियां कम हुई हैं। जब कमियां कम होती है तो आत्मविश्वास बढ़ता है, धैर्य, साहस और हिम्मत बढ़ता है। आप मानसिक स्तर पर बहुत ही स्वच्छ महसूस करने लगते हैं। आपकी चेतन शक्ति, आत्मिक शक्ति मजबूत होती है। इसलिए संडे सेशन को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।